गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अकशेरुकी जीवों का वर्गीकरण। इन जीवों का जो पहला संघ है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा शब्द का मतलब होता है छिद्रित शरीर। शाब्दिक अर्थ है वो है छिद्रित शरीर। और यही इन जीवों की मुख्य पहचान है, अर्थात इन जीवों का शरीर सूक्ष्म रंध्रों से मिलकर बना होता है। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, आप डायग्राम देखिए। तो आपने डायग्राम देखा, तो इस डायग्राम से क्लियरली शो ऑफ हो रहा है कि इसका शरीर छोटे छोटे रंध्रों से मिलकर बना है। और इसका ये जो नामकरण दिया है पोरीफेरा, ये दिया है रॉबर्ट ग्रांट, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने इस पोरीफेरा संघ का नामकरण किया था। तो अब देखते हैं इस संघ की कुछ विशेषताएं। तो इस संघ के लगभग 10,000 जातियां ज्ञात है। अब तक कितनी जातियां ज्ञात है? लगभग 10,000 जातियां ज्ञात है और अभी भी कई जातियों की खोज बाकी है। इस संघ की जो मुख्य लक्षण है, मुख्य विशेषता है, वो है कि इस संघ के प्राणी लवणीय जल में पाए जाते हैं, यानी समुद्री जल में इस संघ के सदस्य पाए जाते हैं। लेकिन कुछ इसकी जातियां अलवणीय जल में भी पाई जाती है। आपको मैं लवणीय जल की जातियां दिखा रहा हूं। तो आपने लवणीय जल की जातियां देखी। अब आप देखिए अलवणीय जल की जातियां जो साधारण नदी, नाले, तालाब इनमें पाई जाती है। देखिए
तो आपने लवणीय व अलवणीय दोनों जल के अंदर पाए जाने वाली जातियां देखी है। ये स्थानबद्ध व समूह के रूप में पाए जाते हैं। स्थानबद्ध मतलब एक जगह चिपका हुआ, जैसे अभी आपने डायग्राम देखे थे उनके अंदर देखा कि ये एक जगह टिका हुआ रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्थानबद्ध। और समूह के रूप में रहता है, मतलब बहुत सारे साइकिल एक साथ मिलकर अपनी कॉलोनी बनाते हैं। फिर बात करते हैं इसके अंदर, इसमें अरीय समिति पाई जाती है। समिति के ऊपर अपन ने लास्ट में बात की थी कि समिति अरीय समिति, जिसके अनुसार इसको एक निश्चित तल पर दो अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। तो ये है अरीय समिति। लेकिन इसके कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर असम्मिलित स्थिति देखने को मिलती है, मतलब उनको आप न किसी भी स्थिति में विभेदित नहीं कर सकते। डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको स्पॉन्जिला का। इसमें असममित असममिति पाई जाती है। अब डायग्राम देखिए असममिति पॉलीफेरा का। और डायग्राम देखा तो इसके अंदर असममित समिति पाई जाती है। इसका शरीर प्यालेनुमा, जो हम बेसिक जिस डायग्राम की बात कर रहे हैं वो है साइकन। इसका सबसे बेस्ट नाम होता है वो होता है साइकन। और साइकन का जो डायग्राम मैं बना रहा हूं देखो, ये साइकन का मैंने डायग्राम बनाया है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये मूल रूप से प्यालेनुमा, नलिकाकार या फूलदान के आकार का होता है। जैसे फ्लावर पॉट होता है उसमें फूल लगने का, तो वैसे आकार का ये दिखाई देता है। तो ये इसकी बाह्य संरचना आपने देखी। फिर बात करते हैं आगे, तो इसका संपूर्ण शरीर पर सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। ये देखो, ये रंध्रों को बोलते हैं ऑस्टिया और इस रंध्र को बोलते हैं ओपर्कुलम। ये इसका आधारी भाग है और इस भाग से चिपका हुआ रहता है, इसलिए इसको स्थानबद्ध कहा जाता है। तो शरीर सूक्ष्म रंध्रों से पर पाए जाते हैं, उन रंध्रों को बोलते हैं ऑस्टिया। शीर्ष भाग पर एक बड़ा रंध्र होता है जिसे बोलते हैं ऑस्कुलम, वो मैंने लिखा है ऑस्कुलम और ओपर्कुलम कहते हैं। फिर ये द्विस्तरीय जंतु होता है। शरीर का निर्माण दो स्तरों से मिलकर बना होता है। इसका जो बाह्य स्तर होता है उसे बोलते हैं पिनेकोडर्म, यानी इसका जो बाह्य स्तर होता है बाह्य स्तर पिनेकोडर्म, बाह्य स्तर पिनेकोडर्म कोशिकाओं से और आंतरिक स्तर मूल रूप से कोइनोडर्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोइनोडर्म कोशिकाओं से बना होता है। पिनेकोडर्म कोशिकाएं पिनेकोसाइट से बनी होती है और कोइनोडर्म कोशिकाएं कोइनोसाइट से मिलकर बनी होती है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंदर एक विशिष्ट जेली समान पदार्थ जिसे बोलते हैं मीजेनकाइम पाया जाता है। तो देखो, ये हो गया इसका पिनेकोडर्म सेट, ये हो गया इसका कोइनोडर्म
और ये मध्य में है मीजेनकाइम। मीजेनकाइम जो जेल के समान पदार्थ होता है वो इसके मध्य पाया जाता है। फिर इसके अंदर आर्कियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। आर्कियोसाइट, इसमें आर्कियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं पूर्ण क्षम प्रकार की होती है या पूर्ण शक्तता कोशिका दर्शाती है। इसका मतलब ये होता है कि इन कोशिकाओं के द्वारा संपूर्ण शरीर का निर्माण या सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। तो इसी कारण से इसके अंदर विशिष्ट पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। देखिए आप, पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। अब पुनरुद्भवन क्षमता किसे कहते हैं? नष्ट हुए या खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करना पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा छिपकली, वो अपने पूंछ तोड़ देती है और थोड़े दिनों बाद में उसकी पूंछ वापस उग जाती है। ये पुनरुद्भवन क्षमता होती है। आपके बाल और आपके नाखून इनको काटने पर वापस बढ़ते हैं, तो ये वापस बढ़ना पुनरुद्भवन क्षमता का है। तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो आंशिक पुनरुद्भवन होता है और एक संपूर्ण पुनरुद्भवन। तो इसके अंदर संपूर्ण पुनरुद्भवन पाया जाता है। तो इन कोशिकाओं के द्वारा वापस नए शरीर का निर्माण हो सकता है। तो ये इसकी विशेषता है और ये इसके जनन का प्रकार भी है। ठीक है। फिर इनके शरीर के भीतर की ओर विशिष्ट खोखली संरचना पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। डायग्राम में देखिए, इसको बोलते हैं स्पंज गुहा। ये स्पंज गुहा ऑस्टिया से जुड़ी होती है, यानी ऑस्टिया से आने वाले जल की धारा इसके भीतर आएगी और इसके भीतर से फिर ओपरकुलम द्वारा बाहर निकलती है। तो ये जो रंध्र हैं सतह के ऊपर, या देख रहे हो, देखो मैं रंध्र दिखा रहा हूं आपको, ये बने हुए हैं। तो इन रंध्रों के द्वारा जल की धारा भीतर प्रवेश करती है और जल की धारा के साथ साथ में क्या जाएगा? जल में घुली हुई ऑक्सीजन, उसमें घुले हुए सूक्ष्म भोजन के कण, ये इसके शरीर के भीतर जाएंगे और भीतर जाने पर क्या होगा? शरीर की सतह के द्वारा उन पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। फिर वहां से वो कहाँ है? स्पंज गुहा के अंदर। इस स्पंज गुहा के अंदर शरीर से हानिकारक पदार्थ, अतिरिक्त जल की मात्रा और हानिकारक गैसें पाई जाती है और वो फिर क्या करेगी? इस ओपरकुलम द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो स्पंज गुहा इसमें मुख्य कार्य करती है। फिर बात करते हैं इसके अंदर, इसमें अंतःकंकाल पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से निर्मित होता है। जो कंकाल होता है इसका, वो होता है अंतःकंकाल। सामान्य तौर पर जीवों के अंदर कंकाल दो तरह के होते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंतःकंकाल। बाह्य कंकाल जो शरीर की बाह्यतम ढांचे का निर्माण करता है और बाह्यतम तौर पर सुरक्षा, उसका एक आधार और उसमें एक संरचना प्रदर्शित करता है, उसे बोलते हैं बाह्य कंकाल। और आंतरिक तौर पर अगर ये कार्य करेगा तो उसे बोलते हैं अंतःकंकाल। विकसित जीवों के अंदर अंतःकंकाल पाया जाता है, लेकिन ये अविकसित जीव है, फिर भी इसमें अंतःकंकाल पाया जा रहा है और वो अंतःकंकाल इसमें कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से निर्मित इसमें अंतःकंकाल पाया जाता है। और इसके अलावा स्पॉन्जिन तंतुओं, स्पॉन्जिन प्रोटीन से निर्मित तंतुओं की कोशिकाएं होती है, वो भी कंकाल में भूमिका निभाती है। इसके अलावा स्पॉन्जिन प्रोटीन तंतुओं से निर्मित संरचना भी कंकाल का मुख्य कार्य करती है, कंकाल का भूमिका निभाती है। फिर इसमें विशिष्ट प्रकार का जो स्पंज की मुख्य विशेषता है, संघ पॉलीफेरा की जो मुख्य विशेषता है वो है उनके अंदर नाल तंत्र का पाया जाना। तो इसमें विशिष्ट नाल तंत्र पाया जाता है। नाल तंत्र के द्वारा यह मूल रूप से भोजन, गमन, ये सारी प्रक्रियाएं, परिसंचरण
उत्सर्जन, ये सारी प्रक्रियाएं नाल तंत्र के द्वारा पूरी होती है। नाल मतलब होता है सुरंग, नाल को ये हो गया नाल, कैनाल सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाहर से जल की धारा भीतर प्रवेश करती है और वो इस सतह में सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिन्हें बोलते हैं नाल या कैनाल, उसमें प्रवेश कर और उसकी सतह से अवशोषण, सर्कुलेशन, उत्सर्जन के कार्यों को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो इस प्रकार से इसमें विकसित नाल तंत्र पाया जाता है जो पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, उनके अंदर जनन, उनके अंदर परिसंचरण आदि कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। इन जीवों के अंदर संवेदी व तंत्रिका कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी ये संरचना इसमें नहीं पाई जाती है। ये अमीनोटेलिक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। उत्सर्जी पदार्थ वो होता है अमोनिया। धरातल के जीवों को उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मूल रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है यूरिया उत्सर्जी जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरे वे जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें बोलते हैं अमोनो उत्सर्जी। फिर होता है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले, उनको बोलते हैं यूरिकोस्टेलिक या यूरिकोत्सर्जी। और फिर होते हैं एमिनो अम्ल को उत्सर्जन करने वाले, उनको बोलते हैं एमिनोटेलिक। इस प्रकार से 4 श्रेणी में इनको बांटा जाता है। जो अपनी कैटेगरी होती है वो होती है यूरियोटेलिक, यानी हम हानिकारक अपशिष्टों को यूरिया के रूप में अवशोषित करते हैं और ये जलीय जीव मूल रूप से अमोनिया को अमोनिया के रूप में अवशोषित करता है। तो इस आधार पर इसे अमोनोटेलिक जीव कहा जाता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर जनन की। तो जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। हमने छोटी क्लास में बात की थी 10th क्लास में। जनन मूल रूप से 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। अब लैंगिक और अलैंगिक जनन में मुख्य अंतर क्या होता है, देखिए आप। लैंगिक जनन के अंदर एक जनक की भूमिका होती है, विभाजन समसूत्री होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता और निषेचन नहीं होता। अब समझिए, जनक कितने चाहिए? एक, ठीक है। एक जनक चाहिए तो युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? उनके जनक के समान लक्षण प्रकट होते हैं, जैसा जनक वैसी संतति। लैंगिक जनन के अंदर 2 जनक भाग लेते हैं, तो 2 जनक भाग लेंगे तो इसमें युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक निर्माण होता है तो क्या होगा? निषेचन भी होगा, और निषेचन होगा तो नए गुण प्रकट होंगे। इसीलिए मानव के अंदर संतति में जनक से अलग गुण आते हैं, वो विभिन्नताएं निषेचन के कारण ही प्रकट होती है। तो इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो युग्मों द्वारा होती है, और अलैंगिक जनन इसके अंदर होता है वो होता है मुकुलन, जैन्युल और विखंडन के द्वारा। जनन इसमें होता है लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन तो आपको बता ही दिया था। अलैंगिक जनन होता है इसमें जैन्युल, उसके बाद में होता है विखंडन, और फिर होता है मुकुलन। जैन्युल में गेमा कप पाए जाते हैं। डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, गेमा कप किसे कहते हैं। तो उसमें आप देखना छोटे छोटे पार्ट से दिख रहे हैं, ये पार्ट मूल शाखा से अलग होकर संतति का निर्माण करता है। जैन्युल की संरचना में आपको दिखा रहा हूं, प्यालेनुमा संरचना दिखाई देगी आपको, और उसके अंदर जो छोटे दाने नुमा भाग दिख रहे हैं ये मूल भाग से पृथक होकर स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए डायग्राम, तो जैन्युल आपने देखा। फिर बात करते हैं विखंडन। विखंडन मतलब जैसे ये सेपरेट 2 टुकड़े अलग हो गए, ये अलग जीव के जैसे व्यवहार करेगा, ये अलग जीव के जैसे व्यवहार करता है। इस प्रकार के विभाजन को बोलते हैं विखंडन। और तीसरा होता है मुकुलन, सतह के ऊपर। जैसे ये सतह, इस सतह के ऊपर उभार नुमा संरचना विकसित हो जाएगा। ये उभार धीरे धीरे विकसित होकर एक विकसित साइकिल में बदल जाता है।
ठीक है। और अब यहां से अगर ये भाग अलग हो जाएगा तो स्वतंत्र व्यवहार कर लेता है। तो इसमें जो छोटा सा उभार बना था उसको बोलते हैं मुकुल, और इसके द्वारा जनन की प्रक्रिया होने पर इसको बोलते हैं मुकुलन। तो ये जनन की इसमें प्रक्रिया है। ये उभयलिंगी प्रवृत्ति के होते हैं। उभयलिंगी प्रवृत्ति किसे कहते हैं, देखो उभयलिंगी प्रवृत्ति मतलब एक ही जीव के अंदर दोनों तरह के जन्नांग पाए जाते हैं, नर जन्नांग और मादा जन्नांग। लेकिन इन जीवों के अंदर स्त्री पुंख पूर्वता पाई जाती है। उभयलिंगी और उभयलिंगी में स्त्री पुंख पूर्वता पाई जाती है। स्त्री पुंख पूर्वता किसे कहते हैं, ये एक जीव है, इस जीव के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों प्रकार के जनन अंग हैं। लेकिन यदि नर जनन अंग से पहले मादा जननांग विकसित होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, स्त्री पुंख पूर्वता। और अगर मादा जनन अंग से पहले ये विकसित हो जाए तो इसे बोलते हैं नर पुंख पूर्वता कहा जाता है। तो इसके अंदर स्त्री पुंख पूर्वता है, इसका मतलब इससे पहले इसमें मादा जननांग विकसित होंगे और उसके बाद में नर जननांगों का विकास होता है। ये स्थिति इसमें पाई जाती है। इसीलिए अलग अलग समय पर अलग अलग जननांगों के विकसित होने के कारण इनमें स्वयं निषेचन नहीं होता बल्कि पर निषेचन पाया जाता है। पर निषेचन पाया जाता है। पर निषेचन किसे कहा, देखो आप एक जीव और दूसरा जीव, अगर इस जीव के जननांग इस जीव के साथ मिलेंगे तो ये पर निषेचन होता है। लेकिन यदि इस जीव के जननांग इसी जीव के जननांग अंगों से मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्वनिषेचन। अब यहाँ पर क्या था, उभयलिंगी प्रवृत्ति। उभयलिंगी प्रवृत्ति होने के कारण क्या होना चाहिए, इसके अंदर स्वनिषेचन होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर मादा जनन अंग तो विकसित हो गए लेकिन नर अभी तक विकसित नहीं हुए। तो इस कारण से दूसरे नर जनन अंग वाले भाग इसके साथ में जुड़कर जनन प्रक्रिया को पूरा कर देते हैं। तो इसमें पर निषेचन पाया जाता है और वह भी आंतरिक प्रकार का होता है, यानी जीव का विकास शरीर के भीतर ही होता है, यानी जनन की प्रक्रिया शरीर के भीतर होती है। परिवर्तन इसमें अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है क्योंकि जीवन चक्र के अंदर लार्वावस्था पाई जाती है। हमने पहले बात की थी कि जीवों का जीवन चक्र मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष परिवर्तन, एक होता है अप्रत्यक्ष परिवर्तन। अप्रत्यक्ष परिवर्तन के अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है और प्रत्यक्ष परिवर्तन में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। तो इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसके जो लार्वा का नाम है वो है एम्फीब्लास्टुला व पैरेन्काइलुमा। एम्फीब्लास्टुला पैरेन्काइलुमा, ये इसके क्या है, लार्वा है। और इसी कारण इसमें परिवर्तन कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ये था अपना पॉलीफेरा संघ का सदस्य साइकन के बारे में अपन ने बात की थी। तो इसकी मुख्य विशेषताओं पर अपने डिस्कस कर लिया। नोटबुक के लिए आपको PDF नोट्स भेज दी जाएंगे, तो आप लोग को देखकर उसको कॉपी कीजिए।